Good morning, children. Now, today we will proceed in the chapter force. We will discuss today contact and non-contact force. So, in the previous lecture, we have discussed about the contact force, and in contact force, we have discussed about frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स दो सरफेस के बीच में लगने वाला रिलेटिव मोशन को कम करने वाला है। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया, जैसे हम ज़मीन पर चलते हैं, मशीनरी चलती है, तो दो सरफेस की जो फ्रिक्शन होता है, हम लिखते हैं, उन सरफेस की जो फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के अगेंस्ट में लगता है। ये कांटेक्ट फोर्स हो गया। अब दूसरा फोर्स नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स किसको बोलते हैं? द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ऐसा फोर्स जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर लग रहा हो। ये देखो, एक ब्लॉक है, ब्लॉक पे अपन ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं, ये 90 डिग्री लग रहा है, तो ये नॉर्मल फोर्स होगा। नॉर्मल फोर्स किसी भी डायरेक्शन में ऐसे लग सकता है, ये वाले डायरेक्शन में 90 फोर्स लग सकता है, नीचे से ऊपर को लग सकता है। शर्त क्या है कि फोर्स 90 डिग्री लगना चाहिए। तो हमारी डेफिनेशन होगी, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। जो भी सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके परपेंडिकुलर लगना चाहिए, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नाउ मूविंग टू नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे नाम से ही हमको पता लग रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कॉन्टैक्ट नहीं होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच वन बॉडी एक्सर्ट ऑन द अदर बिकॉज ऑफ देयर मासेस, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों होता है? उनके मासेस के कारण होता है। तो उनमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहता, लेकिन एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है। तो ग्रेविटेशनल के बारे में हम और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे ग्रेविटेशन में। यहाँ पर अपने को केवल ये ध्यान रखना है कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे आप कोई सा भी एक पत्थर पूरी तेज़ी से ऊपर की ओर उछालो, कुछ देर बाद में वो वापस ज़मीन की ओर आ जाएगा। अब ज़मीन पे क्यों आएगा? क्योंकि ज़मीन यानी अर्थ जो है उसको अट्रैक्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसलिए सभी चीज़ें अर्थ के ऊपर से यदि हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है। तो ये हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब यहाँ में लिखा है W=mg। जो हमारा वेट होता है वो होता है मास इंटू ग्रेविटी। वेट कितना होता है? मास इंटू ग्रेविटी। यदि आपका वेट 10 kg है या 40 kg है, तो इसका मतलब उसमें ग्रेविटी का भी मल्टीप्लिकेशन है। आपका मास इंटू ग्रेविटी, तो मास चेंज नहीं होता है, मास वही का वही रहता है। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उस पुल से 6 गुना कम चंद्रमा का या मून का ग्रेविटेशनल पुल है। तो यदि कोई आदमी 60 किलो का यदि अर्थ पे है, तो चंद्रमा पे जाके उसका वज़न, जो वज़न लेने वाली मशीन बताइए, वो बताइए कितना? 60 का को 6 से डिवाइड कर दो, 10 kg, तो वहाँ पर कितना बचाएगा वो? 10 किलोग्राम। यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से 1/6 ग्रेविटेशनल पुल मून का होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ग्रेविटेशनल फोर्स की है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर, सबसे कमज़ोर फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमको क्या ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। दूसरे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने देखा हुआ है, कहाँ देखा हुआ है? आपके पास में, आपके कंपास में स्केल है, प्लास्टिक का स्केल, उसको सूखे बालों में थोड़ा सा रगड़ो और फिर उसको छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के पास में लाओ, तो कागज़ के टुकड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, उससे जाके चिपक जाते हैं स्केल से। तो वो नीचे पड़े थे टुकड़े और वो जाके चिपक जाते हैं स्केल से।
तो ये जो फोर्स हुआ ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से खींच लिया उसने, पहले कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। टुकड़े आपके टेबल पे रखे हैं, आपने थोड़ा सा ऊपर स्केल लाया, उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन अचानक वो ऊपर चले आते हैं टुकड़े, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और तीसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ये भी आपने देखा हुआ, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट अगर अपन आलपिन या छोटे से लोहे की कील के पास ले जाते हैं तो कील थोड़ी दूर रखे तो तुरंत अट्रैक्ट होके मैग्नेट के पास आ जाती है। तो ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से हो गए? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फोर्स की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी हम यदि पढ़ते हैं तो उसकी यूनिट हमको पता होना चाहिए, तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? न्यूटन। अब इसके बाद में हम फोर्स से संबंधित एक और टर्मिनोलॉजी देखते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? तो डेफिनेशन है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी is a single force which produces the same effect as produced by all the individual force taken together। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स की जब हम बात करते हैं तो किसी बॉडी पर लगने वाले डिफरेंट फोर्सेस का जो रिजल्ट निकलेगा वो कहलाता है रिजल्टेंट फोर्स। यानी जिस दिशा में बॉडी जाएगी वो हम रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन से बता सकते हैं। तो यहाँ मैंने देखो एक बताया है कि एक ब्लॉक है, इस पर ऊपर से फोर्स लग रहा है, इधर साइड से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, नीचे से फोर्स लग रहा है, और इन सब फोर्स का यदि हम इन सब को कंबाइन माने तो ये इस तरफ हमारा ब्लॉक मूव कर रहा है, रिजल्टेंट फोर्स उसका इस तरफ जा रहा है। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर एक रेलवे ट्रैक पे दो ट्रेन आमने सामने, एक ही ट्रैक पे आमने सामने इंजन उसके आ जाए और दोनों बड़े फोर्स से टकराएं, तो दो कंडीशन हो सकती हैं। यदि इंजन आमने सामने टकराएं तो या तो वो आपस में टकरा के ऊपर की ओर उड़ जाएंगे, हवा में ऊपर की ओर उड़ जाएंगे, या वो दोनों टकरा के राइट साइड या लेफ़्ट साइड दोनों, राइट साइड में दोनों इंजन चले जाएंगे या लेफ़्ट साइड में दोनों इंजन चले जाएंगे। तो देखो टकराए दोनों आमने सामने, लेकिन उनका रिजल्टेंट किधर निकला? मोस्ट प्रॉबेबल केस में यदि गाड़ी इंजन बहुत तेज़ है तो वो दोनों टकरा के सीधे ऊपर उठने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यदि कर्व पे हैं तो फिर वो राइट या लेफ़्ट में निकल सकते हैं। तो ये दो फोर्स आमने सामने लगे और उसका रिजल्टेंट तीसरी ओर गया। तो किसी बॉडी पर द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्स, किसी बॉडी पे बहुत सारे नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं, है ना, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज अ सिंगल फोर्स। यानी इन सब फोर्स को हम कंबाइन मान लेते हैं और उसका उस कंबाइन फोर्स का रिज़ल्ट कहाँ जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट रहता है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि फोर्स जो है एक डायरेक्शनल यूनिट है, मतलब इसमें डायरेक्शन का इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो किस डायरेक्शन में प्रभाव आ रहा है ये भी हमको देखना पड़ता है। तो डिफरेंट फोर्स यदि एक ही बॉडी पे लग रहे हैं तो बॉडी का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है? जिस तरफ बॉडी का मूवमेंट हो रहा है तो उस तरफ हम ये मानते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है। वो सारे फोर्स को कंबाइन मानकर हम उसका रिजल्टेंट देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है जैसे एज प्रोड्यूस बाय ऑल द इंडिविजुअल फोर्स टेकन टुगेदर। यानी जैसे मान लो ये एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स, चार फोर्स लग रहे, ये चारों फोर्स को यदि हम इकट्ठा मान ले तो उसका रिजल्टेंट किस तरफ जा रहा है? इस तरफ। तो ये इसका रिजल्टेंट फोर्स माना जाएगा। तो ये टर्मिनोलॉजी हमको ध्यान रखना है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। डेफिनेशन हमको लिखना भी है, याद भी करना है। इसके बाद आता है बैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? इफ़ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस जीरो एक्सेलरेशन द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। तो यहाँ पर यदि आप देखो, ये मेरे हाथ में डस्टर रखा हुआ है और ये डस्टर ऐसी की ऐसी रखा हुआ है। यदि आप 1 मिनट तक देखो, 2 मिनट तक देखो, 3 मिनट तक देखो, ये यहीं का यहीं,
इट मीन्स इस पर लगने वाले सारे फोर्स, मानो पंखा चल रहा है उसकी हवा लग रही है ना, और ये जो डस्टर है ये डस्टर का एक्शन फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। एक्शन फोर्स मतलब जो जितने वजन से हाथ को दबा रहा है इसको बोलते हैं एक्शन फोर्स। जितने मात्रा में एक्शन फोर्स लगता है उतनी मात्रा में रिएक्शन फोर्स लगता है। तो एक्शन और रिएक्शन, तो ये कहीं मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस पे लगने वाले सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। जितना एक्शन फोर्स लग रहा है उतना ही रिएक्शन फोर्स लग रहा है, इसलिए यहीं कहीं है। तो बैलेंस्ड फोर्स हम जब कहेंगे जब किसी बॉडी पे लगने वाले नंबर ऑफ फोर्सेस, 1 2 3 4 फोर्स कितने भी लग रहे हो और उसमें जीरो एक्सेलेरेशन यानी उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इस पे लगने वाले फोर्स बैलेंस फोर्स है। यहाँ डायग्राम में यदि में देखो ये 1 फोर्स 2 फोर्स 3 फोर्स 4 फोर्स लग रहे हैं और इसका रिजल्टेंट अपन ये हटा देते हैं, है ना। अब ये बॉडी वहीं के वहीं, इट मीन्स अब ये जो लगने वाले फोर्स हैं ये बैलेंस्ड फोर्स है। तो ये बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन हो गई, इफ़ द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस जीरो एक्सेलरेशन द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। तो ये फोर्सेस के कुछ टर्मिनोलॉजी थी और नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इन फोर्सेस का स्टडी कर कर न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम देखते हैं। अब सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि लॉ क्या होता है। तो लॉ ये होता है कि जो मैक्सिमम कंडीशन में ट्रू निकले, दूसरा या ऑल कंडीशन में ट्रू निकले। कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो कुछ स्पेशल कंडीशन में ट्रू होते हैं और कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, यानी जिसको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉ बनने का पहला सिद्धांत क्या है कि ये मैक्सिमम कंडीशन में ट्रू होना चाहिए। दूसरी बात, लॉ कोई ऐसा एकदम अचानक नहीं बन जाता है कि हमारे दिमाग में हमने ऐसा कुछ देखा और लॉ बना दिया। उसको एक कल्पना दिमाग में आती है, फिर उसके ऊपर कई एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट के बारे में रिजल्ट हमेशा एक जैसा आता है तो फिर वो लॉ बनता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो अब न्यूटन ने जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया उसके पहले में देखो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है गैलीलियो। ये साइंटिस्ट गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, एक प्लेन लिया था और उस पर बॉल को रोल करके देखा था। प्लेन मतलब ये इस प्रकार से एक ऐसा प्लेन था, यहाँ से बॉल को यहाँ से छोड़ा और फिर इसको ऐसा रोल हो गई बॉल यहाँ तक। फिर उन्होंने देखा कि ये बॉल को यहाँ से रोल किया तो यहाँ से रोल करने के बाद वो इधर कितना जाती है। फिर उन्होंने देखा कि ये बॉल यहाँ रखा और यहाँ से रोल किया, अब ये से प्लेन सरफेस पे कहाँ तक जाती है। तो इन एक्सपेरिमेंट को स्टडी करके उन्होंने कुछ अपने दिमाग में परिकल्पनाएं बनाई, कुछ फैक्ट बनाए और उनको प्रस्तुत किए। फिर फर्दर इन फैक्ट्स को स्टडी करके न्यूटन ने इस काम को आगे बढ़ाया और फिर ये लॉ बना। तो मैंने बताया ना कि लॉ बनने का जो प्रोसेस है साइंस के लॉ बनने का, वो बहुत आसान नहीं है। कई सर्कमस्टांसेस, कई एक्सपेरिमेंट के बाद में कोई लॉ बनता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, देखो लॉ किसके बारे में है, मोशन के बारे में। ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, या ब्रैकेट में लिखा यूनिफॉर्म, अनलेस एंड अनबैलेंस यानी अन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। सिंपल शब्दों में ये कि कोई बॉडी यदि मूवमेंट में है यानी गति में है तो वो मूवमेंट में ही रहना चाहेगी, यदि कोई बॉडी स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी, जब तक कि कोई बाहरी फोर्स यानी अनबैलेंस फोर्स उस पर न लगा जाए। अब इसको सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ देखो फिर डस्टर हमारा आ गया हेल्प करने के लिए। ये हाथ के ऊपर हमने डस्टर रखा हुआ, अब ये डस्टर में कोई मूवमेंट नहीं, तो ये डस्टर कैसा है, रेस्ट में। तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक कि हम इसको कोई बाहरी फोर्स यानी हवा, बहुत तेज़ हवा से ये ना खसके या हम इसको ना खसकाए,
है ना, जब तक इस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगेगा ये ऐसे कैसे रहेगा। जैसे आपके घर में एक कुर्सी है रखी है, एक हॉल में अगर खाली हॉल है उसमें बीचों बीच आप कुर्सी रख दो, अब उसको आप 10 दिन तक के वॉच करो तो कुर्सी आपको हॉल के बीचों बीच ही मिलेगी, जब तक कि कोई उसको बाहरी फोर्स से धकाया न जाए, यानी हवा से धकाया न जाए या हाथ से धकाया न जाए या कोई उसको खसकाए ना। तो ये देखो ये डस्टर है, ये अभी जब तक मैंने आपको बातचीत करता रहा तब तक ये अपनी जगह पर ही कायम है। अब मैं इसको मेरे उंगली से थोड़ा सा धकाता हूँ तो अब ये देखो अब मूवमेंट कर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, मतलब मैंने जब फोर्स लगाया तब ही इसमें मूवमेंट हुआ। तो यही हमारा मोशन ऑफ लॉ है कि यदि ये स्थिर है तो ये स्थिर ही रहना चाहता है, यदि ये मूवमेंट में है तो मूवमेंट में ही रहना चाहता है, जब तक कि इस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगेगा। अब मूवमेंट वाला बात जो है, जैसे कि यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट था कि इसमें ये बॉल यहाँ से उठाकर रोल कर दी, उठा के यहाँ से हमने छोड़ दी तो इससे टकराते हुए ऐसी रोल होती जाएगी। तो गैलीलियो का हाइपोथेसिस था कि ये प्लेन सरफेस पे ये मूवमेंट करते हुए आगे तक चली जाएगी और चलती ही रहेगी जब तक कि कोई इसको बाहरी फोर्स को रोक ना ले। तो कोई भी चीज़ यदि मूवमेंट करती है तो ऑटोमेटिकली दो फोर्स एक्ट हो जाते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। यदि आपकी बॉडी हवा में मूवमेंट कर रही है, जैसे आपने एक बॉल फेंकी तो बॉल यदि आपने फोर्स लगा के फेंक दी तो वो सीधी हमेशा के लिए आगे बढ़ती रहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम देखते हैं कि बॉल फेंकते हैं कुछ देर बाद वो गिर जाती है, नीचे गिर जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने बॉल को हाथ से रिलीज़ किया तो हवा का फ्रिक्शन उस पर होता है एज वेल एज ग्रेविटेशनल फोर्स भी उस पर एक्ट करता है। इसलिए बॉल जब आप फेंकते हो तो आप ध्यान से देखना कि बॉल आपका हमेशा कितने ही सीधा आप फेंको जाके वो कर्व में जाके गिरेगी, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल पुल के कारण होता है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, यानी यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी जब तक कि आपको उसको बाहरी फोर्स या अनबैलेंस फोर्स लगाओ, और यदि एक बॉडी मूवमेंट में है तो मूवमेंट में ही रहना चाहेगी जब तक कि आपको उस पर बाहरी फोर्स से उसको रोको नहीं। तो मैंने आपको बताया कि जैसी कोई बॉडी मूवमेंट में आती है तो फ्रिक्शनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही है, इससे कोई भी चीज़ जाके रुक जाती है। जैसे आपने एक फुटबॉल को किक मारी तो वो फुटबॉल हवा में कुछ देर उड़ेगी और फिर गिर जाएगी, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स और हवा का फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोक देगा। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। तो इसी के साथ में जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी आती है इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। तो इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी यही कि कोई बॉडी यदि एक जगह है तो वहीं रहना चाहती, और so this was the first law. In the next lecture we will proceed further. Okay, thank you.